पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 803 केसेस सामने आए हैं और 7 मरीजों की गई है जान। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, जबकि तीसरी लहर में लोकल को लेकर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। जनवरी में छोटे बच्चों के स्कूल भी खोल दिए गए। बावजूद इसके बीएमसी के लिए बड़ी राहत है कि कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। मुंबई में घटते कोरोना को देखते हुए बीएमसी ने प्रतिबंधों में थोड़ी सी छूट दी है। शहर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू हटा लिया गया है। शादियों में खुली जगह पर 250 और बंद जगहों पर 200 मेहमानों की अनुमति दे दी गई है। मुंबई में बीच, गार्डन और पार्क तमाम ऐसी जगह अब खुलने की बात कही गई है जो पहले से बंद कर दिए गए थे। जैसे पहले कोरोना से पहले हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरह से रूटीन पर लाने की कोशिश की जा रही है जिंदगी को। इसके अलावा आपको बता दें कि अम्यूजमेंट पार्क और थीम पार्क 50% क्षमता के साथ ऑपरेशनल हो सकते हैं। ये भी सरकार ने परमिशन दे दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, इनके लिए भी 50% क्षमता के साथ इन्हें खोला जा सकता है। थिएटर, नाट्यगृह 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकार ने इसके लिए भी परमिशन दी है। इसके अलावा लोकल टूरिस्ट स्पॉट अपने समय से खुल जाएंगे और अपने समय से ही बंद होंगे। जो साप्ताहिक बाजार थे वो भी अब पहले की तरह खुलने लगेंगे। तो पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले घटे हैं, उससे पूछा जाने लगा है कि क्या महाराष्ट्र कोरोना की तीसरी लहर को हराने की कगार पर पहुंच गया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस दिन कितने केसेस सामने आए और किस तरीके से धीरे धीरे करके ये केसेस कम होते चले गए। देखिए 26 जनवरी 35,000 से ज्यादा केसेस थे और अगर आज 1 फरवरी की बात की जाए तो ये पहुंच गई है संख्या 14,372 पर। और आपको ये भी बता दें कि चाहे पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए या ठीक होने वाली संख्या की बात की जाए, ये तमाम जो खबरें हैं, आंकड़े हैं, वो राहत दे रहे हैं। तो 35,000, फिर 27 को आप देखिए 25,000, 24,000, 27,000, 22,000। अगर 31 जनवरी की हम बात करें तो 15,000 केसेस आए थे और आज थोड़े और कम केसेस 14,372 केसेस सामने आए हैं। आम बजट को लेकर आम आदमी ने खासी उम्मीदें पाल रखी थी। कोरोना वायरस महामारी के चलते बहुतों की नौकरियां चली गई थी। वेतन में कटौती झेलने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। छोटे कारोबारी संकट में हैं, लेकिन वित्त मंत्री के बजट में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया गया। इनकम टैक्स में राहत का इंतजार कर रहे लोगों के लिए भी निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि पीएम मोदी इस बजट को विकास और विश्वास का बजट बता रहे हैं। उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश भी कर दिया। बोली 1 घंटा 31 मिनट, लेकिन सब कह रहे हैं ये बजट महज भाषण सा लगा। विकास और विनिर्माण किया जाएगा। मिडिल क्लास को मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। सबसे पहले बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। मैं मानती हूँ, जो शुरुआत की थी वित्त मंत्री ने, मेरी उम्मीद जाग उठी थी कि शायद अब फाइनली सही दिशा और दशा में बजट जा रहा है। पर जब उन्होंने विस्तार से बजट प्रस्तुत किया, उससे स्पष्ट हो गया कि जो आम आदमी की दिक्कतें हैं उसका किसी तरीके का समाधान नहीं ढूंढा है। महिलाओं की बात करते हैं पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है, ना युवा वर्ग के लिए हुआ, ना बुजुर्गों के लिए हुआ है। तो समझ में नहीं आया ये बजट जो पेश हुआ है, ना कोई पॉलिसी निर्देश ऐसा दिखा रहा है कि ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएगा। 9.2% जीडीपी बता रहे हैं, पर कैपिटा इनकम रोज देशवासियों का घटता जा रहा है। हमारे देश के अंदर 200 मिलियन यानी 20 करोड़ युवा है जिनके पास नौकरियां नहीं है। आज जो है महंगाई बढ़ रही है तो देश के लोगों की हालत और बर्बाद हो रही है। दूसरी ओर से भूखमरी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है। ये सब सच्चाई है। अब बजट से इन अपने लोगों को कुछ राहत मिला या नहीं, ये है सवाल। हम समझते हैं कुछ राहत नहीं मिला, उल्टा उनके ऊपर और शोषण बढ़ेगा। ये अमीरों की बजट है और उन्होंने एक भी कोट किया। मैं सुन रहा था कि महाभारत का कोई एक कोट उन्होंने सुनाया था कि मैं समझता हूँ ये महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है, एकलव्य की नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि गरीब की बजट ये नहीं है और इस बजट से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने इस बजट को कोरोना की आपदा के बीच विकास का नया विश्वास बताया, युवाओं के सपनों को मजबूत करने वाला बजट बताया। लेकिन कांग्रेस ने आम बजट पर तगड़ा प्रहार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये देश के सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को राहत न देकर
विश्वासघात किया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ये मोदी सरकार का जीरो बजट है। इस बजट में सैलरी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीबों, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं मिला। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार के इस बजट को कुछ नहीं बजट का नाम दिया। सुरजेवाला ने लिखा, बजट 2020 की सच्चाई, कुछ नहीं बजट। गरीब की जेब खाली, कुछ नहीं। नौकरी पेशा की जेब खाली, कुछ नहीं। मध्यम वर्ग की जेब खाली, कुछ नहीं। किसान की जेब खाली, कुछ नहीं। युवाओं की आशा टूटी, कुछ नहीं। खपत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं। छोटे उद्योग को बढ़ा, कुछ नहीं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2022-23 के आम बजट को पेगासस स्पिन बजट करार देते हुए कहा कि इसमें देश के आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ममता ने ट्वीट किया, बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हैं और हकीकत में कुछ नहीं है। पेगासस स्पिन बजट है। बहुत ही प्रभावी, ऐतिहासिक और आने वाले 2-3 वर्षों के लिए भारत की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने का बहुत ही सार्थक रोड मैप है। तो 5 चीजें, एनवायरनमेंट हो, गति शक्ति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इकोनॉमी हो, इन सबों को जो सेलेक्ट किया गया है, तो उससे आप देखेंगे कि पूंजी निवेश हो, भारत की आंतरिक मजबूती कितनी, आपने आज ही देखा कि जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ हो गया जनवरी में 22 में। तो ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि क्या एग्रीकल्चर, क्या इन्वायरमेंट, क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या 5G, क्या टेलीकम्युनिकेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इन सबों पर बहुत ही प्रभावी ध्यान दिया गया है। इस बजट का मतलब जुमला और बड़ा जुमला। ये गरीब विरोधी, मध्यवर्गीय विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है ये। इस बजट में बताइए भला, आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते करते अब 60 लाख पे आ गए। जुमला और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, बजट भी जुमला है। काफी उम्मीदें थी इस बजट से, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव अब दहलीज पर हैं। मध्यम वर्ग की निगाहें संसद पर थी। नौकरी पेशा तबका टकटकी लगाए बैठा था। लोग सोच रहे थे कि वित्त मंत्री राहतों का पिटारा खोल देंगी। कामकाजी तबके को इनकम टैक्स में छूट का सूखा इस बार खत्म होकर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में इस बार भी बदलाव नहीं हुआ। पुराना इनकम टैक्स स्लैब ही आगे भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूं। लास्ट ईयर भी, इस साल भी, एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं। वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। बेशक नौकरी पेशा तबके को निराशा हुई है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री इस बजट को पूरा स्कोर दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी उनकी हर बात काटने के लिए तैयार है। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है। निराशा है, पूर्ण निराशा है। गरीब विरोधी, किसान विरोधी, एमएसपी को लीगलाइज करने की कोई इसमें गारंटी नहीं की गई, कोई भी। इनकम टैक्स की बात करें तो लगातार 9वें साल भी हाथ निराशा ही लगी है। कोई बदलाव नहीं किया गया है। अलबत्ता वित्त मंत्री ने टैक्स सुधार से जुड़े कुछ ऐलान जरूर किए। अब इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर शिकायतें दूर करने का दायरा बढ़ा दिया गया है। अगर रिटर्न भरने में कोई गलती हुई है तो 2 साल के भीतर भूल सुधार हो सकता है। टैक्स विवाद के निपटारे की नई व्यवस्था की गई है। कानूनी झगड़े निपटाने का नया मैकेनिज्म बनाने का ऐलान हुआ है। इट्स वेरी एनकरेजिंग बजट एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न एंड एग्रीकल्चर इज कंसर्न। जैसा एमएसपी बढ़ा दिया गेहूं पर और पैडी के ऊपर, तो जैसा ये पहले ही एक्सपेक्टेशन था। एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि टैक्स पेयर के लिए हर साल बोला जाता है
हर साल उन लोग उसका एप्रिसिएशन किया जाता है कि एक ईमानदार टैक्स पेयर जैसा हम लोग हैं, लेकिन उन लोग के लिए कुछ भी राहत नहीं आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पेशा वर्ग को तो कोई राहत नहीं दी है, लेकिन कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो आम लोगों से जुड़ी हैं। आइए ऐसी घोषणाओं के बारे में जानते हैं। ई पासपोर्ट सुविधा पोस्ट ऑफिस बैंकिंग प्रणाली से जुड़ेंगे। 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट। पीएम आवास के तहत बनेंगे 80 लाख घर। एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण। आईटीआर में भूल सुधारने का मौका। देश की अपनी डिजिटल करेंसी। छात्रों के लिए ई विद्या। सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस टैक्स छूट बढ़ी। 60 लाख नई नौकरियों का वादा। इन घोषणाओं के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण का समापन कर दिया और मिडिल क्लास फिर से अगले बरस के लिए सोचता ही रह गया। आज तक ब्यूरो। हर बार लोगों को इंतजार रहता है कि बजट आएगा तो उसमें क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। इस दफा ये इंतजार और तगड़ा था क्योंकि लोगों को महंगाई खाए जा रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है और क्या क्या हो गया है महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया तो बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस तरह से बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलने वाली है, आइए जानते हैं। इस बार बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई। चमड़े का सामान, कपड़ा, जूते चप्पल, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन, चार्जर, डायमंड ज्वेलरी, विदेश से आने वाली मशीनें। कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई। एमएसएमई को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया, जबकि कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं क्या क्या महंगा हुआ है। आर्टिफिशियल गहने, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, विदेशी छाते, हेडफोन, ईयरफोन, लाउड स्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, एक्सरे मशीन, कैपिटल गुड्स। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। काम पर जाते हुए स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो 100 रुपया पार। घर लौटते हुए सब्जी, दूध, आटा, दाल, राशन खरीदते हैं तो वो कई गुना बढ़ गया। मोदी और योगी सरकारें जिस जनता के नमक की सौगंध खाकर सत्ता में आई थी, उसकी कीमत भी दुगनी कर दी 7 साल में। लोग सुकून से अब एक प्याला चाय नहीं पी सकते। सरकार के मुताबिक इस बजट में आजादी के 75 साल से 100 साल तक अमृत काल में 25 साल के दौरान विकास की नींव रखी गई है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के सपने के मुताबिक आजादी के 100वें साल में भारत कैसा हो, इसका विजन तैयार किया गया है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र सरकार जांच करवा रही है कि मुंबई और नागपुर में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ था वो किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। मुंबई में छात्रों को प्रदर्शन के लिए भड़काने के आरोप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विकास उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाऊ ने अपनी हरकत के लिए माफी भी मांगी है। सोमवार को मुंबई और नागपुर में 10वीं और 12वीं के छात्रों ने प्रदर्शन किया था। ये छात्र मांग कर रहे थे कि कोरोना काल में परीक्षाएं ऑफलाइन नहीं करवाई जाएं, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन हुई है तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो। जांच में निकल कर आया कि मुंबई में छात्रों से शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर प्रदर्शन करने का आह्वान यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाऊ ने किया था। ये प्रदर्शन बाद में हिंसक भी हो गया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो वो निवेदन देने के लिए बुलाया था, दंगल करने के लिए किसको नहीं बुलाया था, ना ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था। तो ये क्लियर करना जरूरी था। तो हम लोगों ने कोर्ट को बोला, पुलिस को बोला, आप इन्वेस्टिगेट कर दो, आपको जो कॉपरेशन मांगता है वो हम लोग देंगे। नागपुर पुलिस ने भी हिंदुस्तानी भाऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
जबकि धारावी केस में एक इकरार नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुलिस से ये जांच करने को कहा है कि कहीं सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन के पीछे सुनियोजित साजिश तो नहीं थी। पुलिस के मुताबिक भाऊ ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके छात्रों को धारावी आने के लिए कहा था। भाऊ को लग्जरी होटल से गिरफ्तार किया गया, जहां वो किसी और के नाम पर होटल बुक करके रह रहा था। साथ ही पुलिस का कहना है कि ये संभव नहीं है कि अचानक से 800 छात्र जाकर एक जगह इकट्ठे हो जाएं। हम ये जांच करना चाहते हैं कि भाऊ के लग्जरी होटल स्टे का बिल कौन दे रहा था, और हमें ये भी शक है कि छात्रों को प्रदर्शन के लिए भेजने के पीछे कोई संस्था है। सोशल मीडिया का जो सभी को, आप सबको मालूम है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आजकल क्या है, बट ये एनालिसिस का एक विषय रहेगा कि इतना मात्रा में जो बच्चे, जो मैसेज सर्कुलेट हुआ वो कैसे हुआ, उसके अकॉर्डिंगली लिया जाएगा। भाऊ के वकील ने कोर्ट में कहा कि उसने छात्रों को प्रदर्शन करने के लिए तो कहा था, पर अराजक तत्वों ने प्रदर्शन में हिंसा की। हिंसा में छात्र शामिल नहीं थे, और ये भी कि भाऊ के पीछे कोई राजनीतिक दल नहीं है। भाऊ के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो बिना शर्त माफी मांगकर हिंसा की वजह से जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा भरने के लिए तैयार है। 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा ऑफलाइन होने जा रही है, उसमें भड़काऊ भाषण कर प्रोटेस्ट जमा करने के जुर्म में विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को धारावी पुलिस ने गिरफ्तार कर बांद्रा कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, जिसके बाद उसे 4 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जो लॉयर थे हिंदुस्तानी भाऊ के, उनका ये कहना था कि उसने अनकंडीशनल अपोलॉजी कोर्ट में दे दी है, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस बात की जांच करने के लिए और पुलिस कस्टडी मांगी है कि या किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत महाराष्ट्र में जगह जगह पर इन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या उसके पीछे कौन था और उसकी वजह क्या थी। इन सारे मुद्दों पर आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 4 फरवरी तक की पुलिस कस्टडी दे दी गई। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।